नमस्कार, मैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। कल पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय उदयपुर में आए थे। देश में एक विधान होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए, उसको लेकर एक देश एक विधान को लेकर बहुत बड़ा काम हुआ उदयपुर में। बहुत बड़ी सभा हुई, काफ़ी लोग उसमें उपस्थित थे। उस राष्ट्रीय मंथन के जो विचारक हैं, जो प्रेरक हैं, उत्पत्तिकर्ता हैं, रमन जी सूद आज हमारे साथ हैं। हम आए तो थे अश्विनी उपाध्याय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से आज ये 12 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। मगर क्योंकि रमन सूद हमारे साथ में है, जो इस विचार के जनक है राष्ट्रीय मंथन के, तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय मंथन है क्या, और जो हालात देश में बन रहे हैं और जिस पर अश्विनी उपाध्याय ने कल अपना जो विचार रखे आमजन के सामने, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं रमन जी? रमन जी, आपका स्वागत है। श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं। श्रीवास्तव जी भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने से हम लोग आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। रमन जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताएं कि अश्विनी उपाध्याय जी का इतना बड़ा प्रोग्राम आपने उदयपुर में कराया, एक देश एक विधान के ऊपर, जिस पर उन्होंने बहुत से इश्यूज़ पे बात की। वक्फ को लेकर के बात की, जनसंख्या को लेकर के बात की, या रोहिंग्या को लेकर के बात की, या फिर जो हालात देश में बनते जा रहे हैं, जो देश की स्थिति डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसको लेकर के बात की, और जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर के बात की। आपका जो मंच है राष्ट्रीय मंथन, वो इस बारे में क्या सोचता है, उस बारे में आप बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बात तो ये हमारा ये राष्ट्रीय मंथन है, ये राष्ट्र मंथन है। राष्ट्र मंथन उदयपुर में हमने क्रिएट किया, उसके पीछे कारण यही था कि देश भर में अनेक समस्याएं, अनेक मुद्दे हमेशा कुछ ना कुछ ज्वलंत रहते हैं, और उसके बारे में लोगों के मन में कई भ्रांतियाँ भी रहती हैं। तो समाज का प्रबुद्ध वर्ग एक प्लेटफार्म पे हो, वो ऐसे सब विषयों पर विचार मंथन करके समाज को एक दिशा दे सके, उनके भ्रांतियाँ दूर कर सके, और साथ साथ उस मंथन के पश्चात जो भी उसमें से निचोड़ निकलता है वो संबंधित सरकारों को, भले वो राज्य सरकार हो या फिर वो केंद्र सरकार हो या फिर अन्य कोई विषय, जैसे अभी राष्ट्रपति महोदय ने यूसीसी के ऊपर उन्होंने मत मांगे थे, तो ऐसे सब विषयों पर अपने विचार मंथन के पश्चात रखने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए इस राष्ट्र मंथन प्लेटफार्म का उदय हुआ। हम सब करीब 15 लोग इसमें जुड़े हैं, जिसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, जिसमें रिटायर्ड जिला जज हैं, जिसमें 2 वाइस चांसलर हैं, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर्स, व्यवसायी, सब तरह के लोग हैं, रिटायर्ड बैंकर्स हैं। इस तरह के सब लोगों का ये एक मंच बनाया। मैंने आपको जैसे बताया कि लोगों के बीच में जन के बीच में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये मंच है, और समय समय पे अनेक विषयों पर अपनी राय व्यक्त करता है, अनेक विषयों पर विचार गोष्ठियाँ करता है, और उसमें भी समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाता है। अभी हाल ही में हमने पर्यावरण के विषय पे भी एक गोष्ठी की थी, और उसमें एक अलग हटके जो एक बात रही कि हमने उदयपुर में जितने भी पर्यावरण के विषय में चिंता करने वाले लोग हैं, जितने भी पर्यावरण के विषय में काम करने वाले नागरिक हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उन सबको एक मंच पर पहली बार एकत्र किया, और इस निवेदन के साथ में एकत्र किया कि वे जब यहाँ पर आवें तो वो समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वो जब वो मंच पे जब भी आएंगे वो केवल उसके समाधान की ही बात करेंगे कि आपकी निगाह में किसी पर्यावरण से संबंधित किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। और ये कार्यक्रम करीब 2.5 घंटे तक चला, और सभी लोगों ने इसको बहुत सराहा, और उसके अंदर जो मंथन के पश्चात जो भी बात निकली वो हमने राज्य सरकार को प्रेषित की है। इस तरह के कार्यक्रम हम समय समय पर आयोजित करते रहे हैं, और आने वाले समय भी करते रहेंगे। सूद साहब, आप इससे पहले एक जैन साहब, एडवोकेट जैन यहाँ आए थे जी, और उन्होंने जो काशी में हो रहा है या जो हालात मंदिरों के हैं उसके ऊपर बहुत विस्तृत व्याख्यान भी दिया था, और चर्चा भी प्रेस में की थी, और प्रेस वालों को जो वहाँ की जो एक्चुअल पोजीशन है उसको लेकर, जो कोर्ट में स्थिति है या मथुरा की स्थिति है, उसको लेकर बताया था। तो आप जो ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं वो देश के एक बहुसंख्यक वर्ग की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के है। और ये जो अश्विनी उपाध्याय हैं, उन्होंने भी PIL के अंदर जो मुद्दे उठाए
उसको लेकर के बात की। तो आप इससे क्या संदेश बहुसंख्यक वर्ग को देना चाहते हैं? आप दुनिया के सभी देशों की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, अगर वहाँ का बहुसंख्यक समाज अगर वो एकजुट है, वो अगर एक है और वो देश और देश के साथ में वो अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में जुड़ा हुआ है और वो अपने आप को वहाँ का राष्ट्रीय मान के अगर वो कार्यरत है, तो उस देश के ऊपर कभी कोई आँच नहीं आती है। कोई भी समस्या आती है तो उसका समस्या का समाधान नहीं होता है। तो देश का बहुसंख्यक समाज की सोच एक हो, देश का बहुसंख्यक समाज ये सोचे कि ये मेरा राष्ट्र है, इस राष्ट्र के लिए मेरे पास क्या अधिकार है, केवल वही नहीं हमारे कर्तव्य भी क्या है, उन कर्तव्यों का भी निर्वहन जनता करे। इसके लिए उनको उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। हमारा देश आज से 70-75 साल पहले आज़ाद हुआ, परंतु उसके बाद से भी निरक्षरता काफ़ी रही। साक्षर होने में हमें 70 साल लगे हैं, अभी भी बहुत सारी जनता निरक्षर है। तो इस कारण से जागरूकता का अभाव है। जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक लोगों को सिर्फ अपने अधिकार नज़र आते हैं, अपने कर्तव्य नज़र नहीं आते। कोई भी देश तभी सक्षम होता है जब वहाँ के नागरिक अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों के प्रति वो चेष्टा करते रहें और उसके प्रति सतर्क रहें और उसका निर्वहन करते रहें। तो हमारा प्रयास है कि हम बहुसंख्यक समाज के साथ, और इसके साथ सिर्फ बहुसंख्यक ही नहीं, बहुसंख्यक समाज में हम विशेष तौर पे काम कर रहे हैं, परंतु देश के जितने भी नागरिक हैं वो सारे नागरिक अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की अगर बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि देश की शायद 90% से अधिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सूद साहब, कल एक आपने उदाहरण दिया था जब अश्विनी जी आने वाले थे, उसमें आपने कहा था कि हमारे यहाँ जो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ बेल्ट है उसमें अफीम की खेती होती है और वहाँ के जो तोते होते हैं जब फसल आती है तो वो उसको खाते हैं और उसी नशे में वो मर भी जाते हैं जी और वो स्थिति को आपने बहुसंख्यक समाज के साथ जोड़ा था जी। उसको थोड़ा विस्तृत रूप से आप हमें बताएं, क्या कहना चाहते हैं? जो पहले मैं उसका जो उदाहरण दिया था उसी को दोबारा रिपीट करूँगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। ये जो अफीम बेल्ट है, यहीं पर नहीं, जहाँ कहीं भी अफीम बेल्ट होती है, तोतों का समूह आके अफीम की जो फलियाँ होती हैं उसके ऊपर वो उसको खाता है और अपनी दावत उड़ाता है। परंतु कुछ समय पश्चात अफीम का असर उनके ऊपर आने लगता है और वो उसको लत पड़ जाती है। जब अफीम की खेती सीजन समाप्त होता है, फलियाँ हट जाती हैं, तो उनको अफीम खाने को नहीं मिलती, तो वो बिल्कुल मरनासन अवस्था में आ जाते हैं क्योंकि उनको उसकी लत पड़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जीने की भी कोई इच्छा नहीं रहती क्योंकि उनको अफीम नहीं मिलती। हम व्यक्तियों में भी देखते हैं जो लोग नशा करने के आदी हो जाते हैं, उनको अगर एक दिन भी नशा नहीं मिलता तो उनकी कैसी हालत हो जाती है। ऐसे हम सब लोगों को एक उदाहरण देखा, तोतों के समूह वो आखिरकार अफीम ना मिलने की वजह से मरनासन अवस्था में, निश्चेष्ट अवस्था में वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और वो मृत अवस्था में नहीं होते, मरनासन अवस्था में होते हैं। वो जीते जी उनके कौवे दावत उड़ाते हैं। उसको मैंने कोरिलेट किया था कि हमारे बहुसंख्यक समाज हिंदुस्तान का वो इस प्रकार से मरनासन अवस्था में है, उसको सेकुलरिज्म की जो अफीम की अंटी उसको दी गई है उसमें वो पूरी तरह से गाफिल है। इसलिए उसके अधिकारों पर जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उसका विरोध नहीं करता, किसी भी प्रकार से उसके सामने अपने एकता का प्रदर्शन नहीं करता और इसके प्रति कहीं जागरूकता का भी नितांत अभाव है। तो इस कारण से मैंने इस उदाहरण को सबके सामने रखा था कि अगर हिंदू समाज, देश का बहुसंख्यक समाज, अगर अपनी समस्याओं के प्रति हमारे अपनी उदासीनता के कारण अगर वो इस तरह से निश्चेष्ट अवस्था में पड़ा रहेगा तो अवश्य ही कौवे उसके दावत उठाएंगे। सूद साहब, एक बहुत ज्वलंत इश्यू अभी चल रहा है देश के अंदर, आप क्योंकि राष्ट्रीय मंथन की बात कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर के जो बीफ उसमें मिलाया जा रहा है, जो फिश ऑयल उसमें मिलाया जा रहा है, जो हालात वहाँ पे हो रहे हैं, मैं अश्विनी जी से भी ये बात जानना चाह रहा था कि इतने सेंसिटिव इशू पर कल उन्होंने कोई बात नहीं की। आज हिंदू समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसका मन व्यथित है, आज उसका अपने मंदिरों पर से विश्वास उठ रहा है। उसको लेकर के आपका राष्ट्रीय मंच है जो, वो क्या सोचता है, उसका क्या विचार? हमारा विचार भी कोई भिन्न नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हिंदू समाज उदासीन है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सहिष्णुता भी है, इसलिए वो किसी प्रकार की आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, ऐसा उसके स्वभाव में भी नहीं है। और ऐसे समाज के प्रति दूसरे समाज की जो सहिष्णुता होनी चाहिए वो देखने में नहीं आती। वो हर तरह से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये केंद्र प्रकरण प्रताड़ित करने के प्रयासों में जुटा रहता है। और उसका लेटेस्ट जो उदाहरण है वो हमें तिरुपति बालाजी का देखने को मिला है कि उन लड्डुओं में भी बीफ मिला हुआ घी मिला के उनको
लड्डू बना के उन सब वैष्णवों को, उन सब श्रद्धालुओं को, उन हिंदू समाज के लोगों को खिलाया गया। इस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया। अब उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा, तहकीकात होगी, एजेंसियां अपना काम करेंगी, तो आने वाले समय में उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि किसने ये सब काम किया। परंतु ये बात अवश्य है कि भी ऐसे कामों में अनेक लोग जुटे हुए हैं, अनेक संगठन जुड़े हुए हैं और वो षड्यंत्रपूर्वक ये काम करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, आप लव जिहाद को देखें, आप भूमि का अतिक्रमण देखें, आप वक्फ बोर्ड की प्रक्रिया को देखें, आप जगह जगह पे किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी पुल पे, जगह जगह पे आप दरगाहें और मज़ारें देखें, तो आप हर तरह से भूमि जिहाद है वो। इसी प्रकार अनेक प्रकार के आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जूस में व्यक्ति मूत्र मिलाकर पिला रहा है। तो ये भी क्या है? समय समय पर ऐसी घटनाएं हमें रोज़ देखने को मिलती हैं और हम उसको एक दरकिनार करके आगे बढ़ जाते हैं, परंतु इसी से ऐसे लोगों का साहस बढ़ रहा है। और हमारे जो कानून है वो भी इस प्रकार के नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत कोई सज़ा हो और जिसकी वजह से ऐसे लोगों को हतोत्साहित हों वे लोग और भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई ना करें। परंतु हमारे कानून व्यवस्था की वजह से भी ये स्थिति है और इसीलिए कल एक देश एक विधान के नाते ये बात भी उन्होंने रखी थी हमारे सामने कि भी हम पूरे देश में इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है जो पूरे देश में एक साथ एक प्रकार के लागू हों, जिसमें धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना हो और किसी को प्रायोरिटी ना मिले। एक बात प्रासंगिक है, इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं नहीं, संविधान में उसकी व्यवस्था है धर्मनिरपेक्ष है। अगर ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो हम धर्म सापेक्ष व्यवहार क्यों करते हैं? हम क्यों मुस्लिमों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, हम अलग अलग प्रकार की व्यवस्था क्यों कर रखी है? इसको धर्मनिरपेक्षता नहीं कहते, इसे धर्म सापेक्षता कहा जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर धर्मनिरपेक्ष है तो इस देश में हर जगह निरपेक्षता हर कानून में भी नज़र आनी चाहिए, हर व्यवहार में नज़र आनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत जोर देकर कहा था कि जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा वो कोलैप्स हो रहा है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है, जो हमारा पुलिस तंत्र है वो कोलैप्स हो रहा है। उसकी सबके लिए एक यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में होनी चाहिए। उसको लेकर के राष्ट्रीय जो मंथन मंच जो है, क्योंकि आपने उदयपुर से शुरू किया है, अब इसको नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे इशू थे वो सब सेंसिटिव इशू थे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आगे कैसे लेके जाएंगे उसको नेशनल लेवल? ये हमने अभी हम शैशवावस्था में हैं। अभी हमने ये काम यहाँ पे शुरू किया है। धीरे धीरे लाइक माइंडेड पीपल, एक जैसी सोच रखने वाले लोग हमारे संपर्क में आते चले जा रहे हैं और वे सब लोग भी हमारे साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का हमारे लोगों के साथ में संपर्क हुआ है। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से सभी जगह पर इसकी शाखाएं अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो हम खोलेंगे और इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपने जो कार्य प्रणाली है, जो आपका उद्देश्य है, जो मंथन आप राष्ट्र हित में करना चाह रहे हैं, उसमें आप सफल हो। हम ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।